चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। इसके पहले हम लोगों ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में असेसमेंट मेथड पढ़ा है। असेसमेंट मेथड में हम लोगों ने इंटरव्यूइंग मेथड पढ़ा, ठीक है ना। इंटरव्यूइंग मेथड की जानकारी ली और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू मेथड देखा। क्या क्या है, कुछ याद है? बताइए क्या क्या मेथड था इंटरव्यू मेथड में। लास्ट पढ़ाए थे क्राइसिस इंटरव्यू के बारे में, पढ़ाए थे कि उसमें किसी सुसाइडल थॉट्स वाले किसी इंसान को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। उस इंसान के मन में बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसके साथ डील कैसे करें, उसको ऐसा क्या मोटिवेशनल सुनाए, बताएं कि वो ऐसा कुछ ना करे। और फिर ऐसे इंसान के साथ क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जैसे उसके साथ 24 आवर किसी ऐसे इंसान को रहना चाहिए जिस पे वो ट्रस्ट करे। और समझाना चाहिए उसको ना, जो भी हार्मफुल चीजें होती हैं जिससे वो खुद को इंजर्ड कर सकता है, उन चीजों को दूर कर देना चाहिए उसके पास से। ये सब बताया था। तो हम लोगों ने क्राइसिस इंटरव्यू देखा था। क्राइसिस इंटरव्यू को देखा जाए बहुत चैलेंजिंग इंटरव्यू है, बिकॉज यहाँ पर हमें असेस तो करना ही है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम उसको उस पोजीशन से निकालना भी है, उसको रेस्क्यू करना है। जो जिसमें कि वो अभी सीरियस थ्रेट है उसके लिए। वो समटाइम्स वो सुसाइडल आइडिएशन उसके आ रहे हैं, वो सुसाइड करना चाह रहा है या फिर किसी और को हार्म करना चाह रहा है। तो इसको उस क्राइसिस से, उस सिचुएशन से उसको हमको रेस्क्यू करना है, उसको हमें बचाना है। तो क्राइसिस इंटरव्यू जो है वो उसका डुअल रोल हो जाएगा, असेसमेंट एट द सेम टाइम रिकवर करना है, उसको रेस्क्यू करना है इंडिविजुअल्स को, अगर प्रॉब्लम के साथ आ रहा है आपके पास में, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने और सब भी मेथड पढ़े थे इंटरव्यू के। हम लोगों ने क्या क्या सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ा था? इंडक्शन इंटरव्यू। क्या क्या पढ़े थे बताइए, एक बार याद है कुछ? और मेथड क्या क्या? पहले इनटेक इंटरव्यू पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? इनटेक इंटरव्यू, केस हिस्ट्री पढ़े थे, केस हिस्ट्री ये थे। हाँ। और एक माइंड को में पढ़े थे ना, कि माइंड को कैसे डायग्नोसिस इंटरव्यू, डायग्नोसिस इंटरव्यू, और एक मेंटल मेंटल स्टेटस हम लोग यहाँ था, स्टेटस के लिए। ये सारे जो थे इंटरव्यू मेथड थे, और इसके द्वारा हम असेस करते हैं व्यक्ति के जो जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके प्रॉब्लम एरिया, उसके हिस्ट्रीज, उसके जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो ये जो था असेसमेंट का एक मेथड था, एक तरीका था, एक वेज है ये इंटरव्यू मेथड ना। हमें और बताया था कि इसके अलावा भी हम असेसमेंट के और भी टेक्निक्स हैं या और भी मेथड हैं जिसके द्वारा कि व्यक्ति के इंडिविजुअल्स को हम असेस करते हैं। तो हम लोग जो है जो अदर मेथड है असेसमेंट्स का, अब उस पर चर्चा करेंगे। नाउ असेसमेंट का जो नेक्स्ट वेज हैं या जिसके द्वारा हम व्यक्ति को असेस करते हैं, उसमें हम अब इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में। नाउ इंटेलिजेंस जो चैप्टर है, इसको हम लोगों ने जनरल साइकोलॉजी हमने पढ़ा है, शायद आपने उतना वो नहीं किया होगा। ये जो हमारी जो IQ वाला जो है इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, और इतना ध्यान नहीं दे पाया, 12th से ही सर। हाँ, 12th में ही पढ़ा है आदमी इसको, और हमने ग्रेजुएशन में भी हमारा था। हाँ, यहाँ पर हम उसी इंटेलिजेंस टेस्ट को के बारे में समझेंगे यहाँ पे, और इससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी, कैसे टेस्ट पहले डेवलप हुआ, ठीक है ना। इस टेस्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आज क्या क्या टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस मेथड में हम जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक मिनट, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। पैर मेरा
तो सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि इंटेलिजेंस, आप वर्ड यूज करते हैं हम लोग बहुत बहुत बार कि फलाना व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, या इंटेलिजेंट ऐसा होता है वैसा होता है। अगर हम एक कॉमन आम आदमी की तरह सोचे, या अगर हमको कहा जाए कि आप इंटेलिजेंट किसको कहेंगे, आपके हिसाब से इंटेलिजेंस वर्ड का मतलब क्या है, तो आप लोग क्या कहिएगा? अगर आपसे पूछे हम कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो आप किसको कहेंगे कि इंटेलिजेंट है? बहुत कॉमनली धड़ल्ले से हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को कि सर ज्यादातर तो हमारे दिमाग पढ़ने मतलब हमारे पढ़ने में जो तेज हो, कि जो पढ़ने में अच्छा है, जो एकेडमिकली अच्छा है, वही इंटेलिजेंट है। बट सर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, आई थिंक उसको लाइफ के हर एस्पेक्ट में अच्छा होना पड़ेगा, चाहे वो हाँ स्टडी में भी अच्छा हो, लोगों से इंटरेक्ट करने में भी अच्छा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा हो, आई थिंक वो इंटेलिजेंट हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस का अगर हम बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें आती हैं इंटेलिजेंस में, कोई एक चीज नहीं नजर आता है ना। कि कोई कहेगा कि पढ़ाई लिखाई में तेज हो, कोई कहेगा कि भाई लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में या अदर फील्ड में उसका बढ़िया परफॉर्मेंस हो। तो इंटेलिजेंस अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है। अगर इसको स्ट्रेट डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है इसको स्ट्रेट डिफाइन करना कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। ठीक है ना, किसी एक क्या कहते हैं स्पेसिफिक थ्योरी या कोई स्पेसिफिक इसका डेफिनेशन नहीं हो सकता है। इसी कारण से साइकोलॉजिस्टों में भी बहुत सारे अलग अलग मत मतांतर हैं। साइकोलॉजिस्टों ने भी इसके डिफरेंट डिफरेंट जो हैं उसके इंटेलिजेंस टर्म्स को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो कोई एक कहते हैं ना कि एक स्पेसिफिक डेफिनेशंस जो है वो इंटेलिजेंस को देना बहुत ही मुश्किल काम है। बहरहाल इसके बावजूद भी इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है। हम इस वर्ड्स को टर्म्स को भी यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस तो है, ठीक है ना। अब इसको हम डिफाइन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इंटेलिजेंस को समझते कैसे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर जितने भी थ्योरी देखिएगा इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जितने भी डेफिनेशंस देखिएगा इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो उसमें अगर उसको आप सारे को अगर आप समअप कीजिएगा तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर कि आपको इंटेलिजेंसिया जो है वो नजर आएगी, या आप उसको उसके द्वारा इंटेलिजेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई चीज में आप, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको शेयर करता हूँ। दिखाई दे रहा है मेधा? यस सर। वो मेरा चला जा रहा था इसलिए हम थोड़ा। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो कोई कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफिनीशन नहीं है इंटेलिजेंस का कि हम कह दें कि इंटेलिजेंस इज समथिंग लाइक दैट और उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्ट्रेट डिफाइन कर दें। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीकों से अलग अलग एस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू किया है। तो लेकिन फिर भी अगर हम उन सारे डिफिनीशंस, जितने भी डिफिनीशंस हैं इंटेलिजेंस को, अगर एक बार हम समराइज करें तो उससे जो जो पॉइंट्स निकल के आती हैं वो इस प्रकार से, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए पॉइंट लिखा है कि डिफिनीशंस दैट एम्फसाइज एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। जैसा कि आपने बताया कि इंटेलिजेंस में सिर्फ यही नहीं कि वो आदमी पढ़ाई लिखाई में एक्सेल करता है, बल्कि इंटेलिजेंस का मतलब वो ही है कि व्यक्ति कितनी अच्छी तरह से अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है, ठीक है ना। कितना बेहतर तरीके से अपने जो करेंट एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है में कितने बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकता है, कितने बेहतर तरीके से अडेप्ट कर सकता है। यह भी इंटेलिजेंस का एक क्या है, इंटेलिजेंस का एक डिफिनीशन हो सकता है, या इंटेलिजेंस का एक मुख्य एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। कि व्यक्ति कितनी बेहतर तरीके से अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उसके साथ तालमेल बैठाता है, कितनी अच्छी तरह से उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, यह उसके इंटेलिजेंसिया को इंडिकेट करेगी। तो एक फैक्टर ये इंटेलिजेंस का एक एलिमेंट ये हो गया। तो
तो इस पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स पर, इस तत्व पर विशेष बल डाला है। उनका कहना है कि बेटर एडेप्टेशन विद द एनवायरनमेंट इंटेलिजेंसिया का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट कहता है कि एबिलिटी टू लर्न, जिसके बारे में सबसे पहले बात की गई कि भाई पढ़ाई लिखाई में कितना दक्ष है, ठीक है ना। सीखने, पढ़ाई लिखाई इन द सेंस की लर्निंग में कितना अच्छा बेहतर है, वो कितने अच्छे तरीकों से चीजों को लर्न करता है, सीख सकता है या सीख। हाँ, तो ये जो है यहाँ, ये जो जिस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो पढ़ाई लिखाई वाली चीजें जो है इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि लर्निंग जो है वो हमारा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। तो कितने बेहतर तरीके से वो चीजों को लर्न कर सकता है। अब बेहतर तरीके से लर्न कब करेगा भाई, जब उसकी जो मेंटल प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो, फास्ट हो, ठीक है ना। हाई स्पीड से चीजों को प्रोसेस कर रहा है, हाई स्पीड से चीजों को प्रोसेस कर रहा है का मतलब क्या है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वो ले रहा है, ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन वो ले रहा है कोई पढ़ते वक्त या कोई चीज देख रहा है या सुन रहा है या कर रहा है, वह उसको बहुत ही क्या कर रहा है, स्पीड में प्रोसेस कर रहा है, समझ में रहा है ना। हाँ, जल्दी उसको प्रोसेस कर रहा है, मेंटली उस चीजों को बेहतर तरीके से और स्पीड में प्रोसेस कर रहा है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, जो परसीव कर रहा है उसको वो स्टोर भी कर रहा है। तो हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग है उसकी, स्टोरिंग मेमोरी अच्छी है चीज़ों को, तो यानी कि उसके पास फास्ट लर्निंग है, लर्निंग एबिलिटी जो है बेहतर है, ठीक है ना। तो पढ़ाई लिखाई में हम ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं कि कितनी बेहतर तरीके से वो जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको, वो कितने बेहतर तरीके से उसको प्रोसेस कर रहा है, और एट द सेम टाइम उसकी मेमोरी कितनी है अच्छी है, उस चीज़ को कितने अच्छी तरह से वो स्टोर कर पा रहा है अपने में। तो यहाँ पर जो है ये जो विशेषता है या गुण है इंटेलिजेंसिया की, तो वहाँ पर हमने लर्निंग एबिलिटीज को इंडिकेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में। नाउ लर्निंग एबिलिटी पर बहुत सारे लोगों ने इस पर ज्यादा बल दिया है, फिर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट जो स्लाइड शेयर की है उसमें तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में नहीं लिखा है। ये थर्ड पॉइंट देखिए, डेफिनेशन दैट एम्फसाइजेस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दिखाई दे रहा है। थर्ड पॉइंट जो है उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितनी अच्छी है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये है, थिंकिंग दो है तरीका से है, एक कि वो चीजों को इमेजिनेशन पावर उसका कितना अच्छा है, और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को वो कितनी बेहतर तरीके से सीख सकता है या समझ सकता है, ठीक है ना। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये है कि उसकी जो इमेजिनेशन पावर वो कितना बेहतर है, और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं उसको वो कितनी अच्छी तरह से समझ सकता है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हम उन थ्योरीज को या वैसे चीजों को समझने सीखने की कोशिश करते हैं जिनका स्थूल रूप में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना, उसका कॉन्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी का कोई कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, लेकिन आप डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है कि नहीं। डेमोक्रेसी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है ना। तो सेकुलरिज्म जैसे एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सेकुलरिज्म, ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर के सारे टर्म्स हैं। तो इन एब्स्ट्रैक्ट नेचर के टर्म्स हैं, कहने का मतलब ये है कि इनका कोई कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है, इनको आप कहीं छू के देख नहीं सकते हैं, स्थूल प्रकृति की चीजें नहीं है, मगर इस पर बृहद अध्ययन है, इस पर लंबा चौड़ा अध्ययन है कि नहीं। तो संगत बातें, हाँ, तो इस प्रकार के जो आइडियाज को प्रोसेस करना, इस प्रकार के आइडियाज के बारे में समझ रखना, ठीक है ना, इसमें इमेजिनेशन पावर का ज्यादा यूज है। आप कितने अच्छी तरीके से इस पर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं, तो ये सब सारी चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आएगा। तो ये भी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का भी गुण होता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर इस पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेलिजेंसिया पर, उस पर जोर डाला है। उसके अलावा नेक्स्ट है इंडिविजुअल की एबिलिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनसाइट। यह भी इंटेलिजेंसिया का या इंसाइट लर्निंग से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ या जो अपने ईस्टर्न साइड में
व्यक्ति को, ये आवाज होता रहा है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ना? हवा Yes. आ रहा है ना शायद। तो ज्यादातर जो हमारे ईस्टर्न साइड में यानी ईस्ट एशिया या के रीजन में अभी भी अगर किसी को, लोगों को ज्ञानी किसको समझते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा बुद्धिमान किसको समझते हैं हम? वैसे लोगों को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं जो समस्या का समाधान करे, है कि नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उस प्रॉब्लम्स को कितने बेहतर तरीके से समाधान कर सकता है, वो जो है उसको हम सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं। अगर आप कहानी पढ़िएगा अकबर बीरबल की, तो हमेशा हाँ सर, बीरबल को, समझदार उसी को हाँ माना जाता है। बीरबल को हम ज्ञानी या समझदार मानते थे। क्यों? क्योंकि बीरबल के पास वो सारे युक्तियां थी, वो सारे स्ट्रेटजी थी। अकबर उसको प्रॉब्लम कर देता था, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता था, तो बुद्धिमान माना जाता था। कहते हैं ना हम लोग कि अकबर बीरबल बहुत बुद्धिमान था। वैसे ही तेनालीराम भी है, तेनालीराम को ही तो लोग मानते हैं कि तेनाली वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो एक ये भी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है, जहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, समस्याओं के समाधान को, समस्याओं का समाधान करने में वो कितना दक्ष है, सक्षम है, या कितनी बेहतर तरीके से वो समस्याओं के समाधान कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम इनसाइट की बात भी होती है। इनसाइट मतलब कि जो अंतर्दृष्टि या वो जो सूझ के द्वारा चीजों को सॉल्व करना, सूझ के माध्यम से अंदर से जो अंतर्दृष्टि आई है या जो सूझ डेवलप हुआ उसके द्वारा समस्या का समाधान करना। तो समस्या समाधान भी एक बहुत विशेष गुण है इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए, एक अच्छा इंडिकेटर है इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट जो है वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और एक्टिंग पर्पसफुली। ये सब चीजें भी हमारे यहाँ विशेषतर जो जो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, और उसका एक्शन पर्पसफुल है कि नहीं, ये टर्म्स, ये चीजें भी हमारे यहाँ ज्यादा वैल्यू की जाती है इंटेलिजेंसिया को डिफाइन करने के लिए। खासकर ईस्टर्न रीजन में इस चीज को भी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहता है कि सिचुएशन के हिसाब से अगर आप एक्ट नहीं कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि गड़बड़ है आपके साथ, मतलब कि देखा। हाँ, और पर्पसफुली अगर आप एक्ट नहीं कर रहे हैं, आपका कंडक्ट जो है वह पर्पसफुल है कि नहीं, आप, तो उस हिसाब से हम कहते हैं ना कि बौराहा, हमारा बौराहा मतलब क्या है? सिंपल है कि वो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट नहीं कर रहा है, जिस सिचुएशन में जो काम करना चाहिए था उस हिसाब से उस सिचुएशन में काम नहीं कर रहा है, या जो उसका एक्शन है वो पर्पसफुल नहीं है, बिना मतलब के चीजें जो हैं वो बिना मतलब के चीजों में इन्वॉल्व है, या पर्पसफुली वो एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम मानेंगे कि वो मूर्ख है या उसके पास इंटेलिजेंसिया नहीं है। तो ये जो अंतिम के जो दो हैं वो हमारे यहाँ ज्यादा वैल्यू रखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी अच्छी है व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति जो है कितना पर्पसफुली और गोल डायरेक्टेड एक्शंस या बिहेवियर करता है। तो इसके आधार पर हम व्यक्ति को समझते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है। रेस्ट ऑल चीजें भी हैं उतना ही इंपॉर्टेंट। ज्ञानी है अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, विचारवान है, बहुत सारी सिद्धांतों को समझता है, सिद्धांतों के बारे में बताता है, सिद्धांतों की अच्छी जानकारी रखता है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला हो गया, उसको हम ज्ञानी बोलते हैं। एट द सेम टाइम पढ़ाई लिखाई में कितना स्मार्ट है, कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख लेता है, कितना जल्दी सीख लेता है, और कितना देर तक चीज़ों को सीखने के बाद अपने स्टोर रखता है, कितनी अच्छी उसकी मेमोरी है। यह भी एक फैक्टर है जिसमें हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। एंड सबसे पहले हमने देखा कि वो अपने वातावरण के साथ कितनी अच्छी तरीकों से तालमेल बैठा लेता है, कितना अच्छा समायोजन है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है। तो इस प्रकार से अगर हम इंटेलिजेंस के जितने भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से यही पाँच छह चीज़ें जो है उसमें उभर के आएगी, वो सब यही 5 चीज़ें नजर आएगी। तो ये जो है हम प्रिसाइजली किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन पर नहीं गए आप लोगों को कि किस साइकोलॉजिस्ट ने कैसे डिफाइन किया इंटेलिजेंसिया को, बट हम उन सारे चीज़ों का जो निचोड़ है, जिन्होंने किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया है, और उसको हम समअप करें, समराइज करें, तो ये सारी पॉइंट्स ही नजर आए। तो आप इंटेलिजेंस के रिलेटेड कोई डिफिनेशंस आप याद कर सकते हैं अगर कोई किसी का भी साइकोलॉजिस्ट का। एट द सेम टाइम अगर आप ये सारे पॉइंट्स भी अगर याद रखते हैं तो आप इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को साइकोलॉजी में कैसे देखा जाए। ठीक है, yes, sir. ओके।
तो ये सब तो हमने एक मोटा मोटी जानकारी लिया कि इंटेलिजेंस को हम कैसे देखते हैं, इंटेलिजेंस को कैसे समझते हैं, या इस टर्म्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, इन और क्या क्या बिंदु थी जिस पर कि हम जिसके द्वारा हम इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ जो हमारा इस चैप्टर का मुख्य कंसर्न है वो है इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है। इंटेलिजेंस को टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या क्या आज के डेट में हमारे पास टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। तो हम डायरेक्ट टेक्निक्स पे जाने से पहले हम इसके पहले थोड़ा सा इसके एक बैकग्राउंड को जानना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा हम इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे, तब जाके उसके टेक्निक्स जो है, मेजरमेंट टेक्निक्स को हमें समझने में आसानी होगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि इंटेलिजेंस को आकांक्षा चली गई। फ्रांसिस गाल्टन। हाँ, फ्रांसिस गाल्टन का सर्वप्रथम अगर हम शुरुआत करें तो उनका सबसे पहले नाम आएगा, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट टेस्टिंग के लिए, हाँ, इंटेलिजेंट टेस्टिंग अगर हम बात करें तो बहुत पहले से ही इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का काम चलते आ रहा है। अदर पर्पस के लिए अदर पर्पस थे, अलग अलग तरीके थे इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के। अगर हम बात करें तो लगभग 4000 साल पहले, आज से लगभग 4000 साल पहले, ठीक है ना, चाइना में सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब अपने यहाँ उनके यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए वो लोग रिटन टेस्ट लेता था, यानी कि इंटेलिजेंस का मेजर करते होते थे। हाँ, तो अपने यहाँ जो सिविल सर्वेंट बनते थे उनके यहाँ पर 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, वहाँ भी वो लोग क्या था, उसके लिए रिटन टेस्ट लिया करता था, ठीक है ना। एंड तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त भी मेजर हो रहा था, ठीक है, अलग तरीका था। पर्टिकुलर सर्विस को ज्वाइन करने के लिए जो दक्षता या जो कुशलता की जरूरत होती थी, तो उस कुशलता और दक्षता को जज करने के लिए टेस्ट लिया जाता था। एक प्रकार का ये इंटेलिजेंट टेस्ट ही कर सकते हैं आप। एक करीब 2000 लेटर बाद में आकांक्षा मैसेज की ना कि उनका नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। 2000 ईयर लेटर ड्यूरिंग हैंस डायनेस्टी, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज टाइप ऑफ एग्जाम जो थे अगेन कंडक्ट किए गए, वो लॉ, मिलिट्री, एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी के लिए। तो इन सारे एरियाज में लोगों की कितनी जानकारी है, उस जानकारी को जज किया जाता था और सिविल सर्विस यानी सिविल सर्विसेज के लिए नियुक्ति की जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि जो आज जो हम जो टेस्ट डेवलप किए हैं, इसके पहले भी हजारों साल पहले भी लोग जो थे वो जज किए जाते थे, उनकी एबिलिटी को, मेंटल एबिलिटी को जज किया जाता था और बेस्ड ऑन दैट जजमेंट उनको विशेष प्रकार की सर्विसेज के लिए नियुक्त किया जाता था, खासकर सिविल सर्विसेज के लिए नियुक्त किया जाता था, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को बाद में ब्रिटिश वालों ने भी अडॉप्ट किया। उन्होंने भी अपने यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज के लिए लोगों को सिलेक्शन के लिए टेस्ट लेना शुरू किए, रिटन टेस्ट लेना शुरू किए। तो और बाद में यही प्रोसेस सिविल सर्विसेज में टेस्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट ने भी, यूएसए ने भी अडॉप्ट किया। ये बैकग्राउंड बताने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि इंटेलिजेंसिया को मतलब प्रारंभ से ही जज की जा रही थी, शुरुआत से ही इसको जज किया जाता है। हाँ, ये आ रहा है क्या कुछ? क्या सर? आ रहा है कुछ मेरा वो नहीं, स्टॉप। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये पहले जो है इसके टेस्ट के माध्यम से सिविल सर्विसेज में एंट्री मिलती थी। ये प्रोसेस आज हमारे यहाँ भी यूज किया जाता है, सिविल सर्विसेज में टेस्ट किए जाते हैं। मगर इनिशियली टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि उसके जज किया जाता था व्यक्ति के मेंटल एबिलिटी के बारे में, और बेस्ड ऑन दैट उनका सिलेक्शन था वो सिविल सर्विसेज में। तो ये जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, हम देखते हैं कि ये आरंभिक काल से चली आ रही थी।
अगर हम आज जो मॉडर्न टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिस प्रकार के मॉडर्न टेस्ट आज हम यूज करते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, जो आज जो डेवलप हुआ है, जिस स्टेज में आया है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले शुरुआती इसकी जो प्रारंभ जो था, इसका जो सूत्रधार अगर माने हम, तो इसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो फ्रांसिस गैल्टन का है, जो आज हमारा करेंट करेंट में जो हमारा जो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप हुआ है, ये अवेलेबल है हमें। तो अगर हम उसके बैकग्राउंड को देखें कि डेवलपमेंट किस किस लेवल से होते हुए आज यहाँ पर पहुंचा है, तो हमारा सबसे पहला जो नाम आएगा उसमें फ्रांसिस गैल्टन का फ्रांसिस नाम आएगा। बेकन। फ्रांसिस गैल्टन के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे अपने आप में, बहुत समृद्ध मानसिक मेंटल एबिलिटी वाले व्यक्ति माने जाते थे। और ये कजन थे डार्विन के। डार्विन का नाम सुना है? डार्विन, हाँ सर, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन। हाँ, उनके कजन थे। और बहुत सारे फील्ड में इन्होंने मास्टरी कर रखा था, यानी बहुत सारे फील्ड की उनकी जानकारी थी, दक्ष थे बहुत सारे फील्ड में। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में काम किया है, और ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए हैं। एक आदमी के पास इतनी एबिलिटी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कि एक सरप्राइज बना आप कह सकते हैं। तो फ्रांसिस गैल्टन जो थे वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, डार्विन के कजन थे, और जिस एरिया में उन्होंने पारंगत किया था वो बताएंगे एंथ्रोपोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, जियोग्राफी में, साइकोलॉजी में। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई एरिया है जहाँ इन्होंने काम न किया हो। समझ आ रहा है ना? बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है ना? ये यही ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स के बारे में हमें जानकारी दी। आज हम जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना, फिंगरप्रिंट हर जगह, आप मोबाइल में या आधार कार्ड बना रहे हैं, सब जगह आपका बायो उस मैट्रिक्स में जो आपका फिंगरप्रिंट यूज होता है, इसकी जो खोज किया था इन्होंने, ये गाल्टन ही थे, ठीक है ना? फ्रांसिस गाल्टन ही थे। जब उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को जब पढ़ रहे थे, वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने इस चीज को पहले जज किया कि व्यक्ति के फिंगर्स में जो है ना डिफरेंसेस है, फिंगरप्रिंट्स में डिफरेंसेस आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उन्होंने देखा व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स में। तो उन्होंने इस फिंगरप्रिंट्स को यूज किया एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो आज तक यूज होता है। इवन आप अगर फोरेंसिक साइंस या डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ फिंगरप्रिंट्स का यूज करते हैं क्राइम व्राइम के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए, एज एविडेंस यूज किया जाता है। और आज के दौर में तो पूरे बायोमेट्रिक हमारा फिंगरप्रिंट्स पे चल रहा है, आधार कार्ड का वो हो, ये जो कुछ भी हो। तो सोचिए इन्होंने इस चीज का जो है पहले इन्वेंटर थे। फिंगरप्रिंट से रिलेटेड जो जानकारी हमें प्राप्त हुआ है, या जो हमें आज जानकारी है, उसके ये इन्वेंटर है फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है ना? इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे काम कर रखा था। पर्सनालिटी का जो हम लोग लेक्सिकल हाइपोथेसिस ऑफ पर्सनालिटी पढ़ते हैं, याद आ रहा है लेक्सिकल हाइपोथेसिस ऑफ पर्सनालिटी? नहीं सर, नहीं पढ़े इस बारे में। लेक्सिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़े हम लोग, शब्दों के माध्यम से पर्सनालिटी को जानने के लिए। नहीं, क्या क्या हम लोग पर्सनालिटी को समझने के लिए कौन कौन से शब्द यूज करते हैं, याद आ रहा है? पर्सनालिटी के डिफरेंट टर्म्स में एक 4500 पहले बताया उन्होंने, फिर रिड्यूस करके लाया अच्छा, हाँ इतना है, सर। याद आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, से ये बात जो 16 को था। हाँ, फिर वो हाँ कैटल का जो है 60 पर्सनालिटी फैक्टर पढ़े हम लोग, सबको हाँ, वो कैटल कंपैरिजन का। करने के बाद आया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका था, लेक्सिकल अप्रोच ऑफ द पर्सनालिटी, इसके भी इन्वेंटर माने जाते हैं फ्रांसिस गैल्टन। समझ आ रहा है? फिर मेट्रोलॉजिकल फील्ड में, यानी कि मौसम विज्ञान में इनका योगदान रहा है। इन्होंने वेदर मैप कहते हैं, फर्स्ट वेदर मैप बनाने का तरीका इन्होंने बताया। और जो एंटी साइक्लोन है वो कैसे डेवलप होता है, इसकी थ्योरी इन्होंने दी। देखिए कैसे, कितने वर्सेटाइल फील्ड में इनका योगदान है, कितना वर्सेटाइल इतना रहा है। ज्यादा ये पढ़ लिए हाँ, थे। कितना अलग चीजों में इनका, एंथ्रोपोलॉजी से फिंगरप्रिंट्स दिया, ज्योग्राफी में इन्होंने बताया कि एंटी साइक्लोन कैसे डेवलप होता है, वेदर मैप कैसे बनाया जाता है। फिर स्टैटिस्टिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जो स्टैटिक्स हम लोग है, कोरिलेशन हम लोग पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव। तो कोरिलेशंस और रिग्रेशंस, इसकी भी जानकारी इन्होंने जो है ये फ्रांसिस गैल्टन का दी हुई है। कोरिलेशन पर बताया है, याद आ रहा है? कोरिलेशन पढ़े थे हम लोग। क्या चीज? कोरिलेशन हम लोग स्टैटिक्स में पढ़े थे, स्टैटिस्टिक्स में हाँ सर, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन। कोरिलेशन और रिग्रेशन, इसके बारे में भी जो इनिशियल नॉलेज जो था वो इनके द्वारा दिया गया, फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा। तो स्टैटिक्स में भी इनकी पारंगत थी, ठीक है ना? और रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम लोग सर्वे मेथड पढ़ते हैं। सर्वे मेथड डाटा कलेक्शन के लिए पढ़ा जाता है।
सर्वे कैसे करते हैं, सर्वे का क्या तरीका होता है, कैसे इसके द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसकी भी शुरुआत, यानी कि इसके भी फाउंडर माने जाते हैं फ्रांसिस गार्टन। तो देख रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का एरिया, स्टैटिस्टिक्स का एरिया, ज्योग्राफी का एरिया, एंथ्रोपोलॉजी का एरिया, और एट द लास्ट साइकोलॉजी में भी इनका जबरदस्त योगदान। ठीक है ना, तो इतने अलग वर्सटाइल, अलग क्षेत्र। एकदम से वर्सटाइल वाले आदमी। इन्होंने जो, और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है वो है इनका, इन्होंने टर्म यूज किया है यूजेनिक्स, यूजेनिक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर उन्होंने नेचर वर्सेस नर्चर की बात की। हम लोग नेचर नर्चर खूब पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, याद है फ्रेज, ये टर्म यूज होता है को नेचर वर्सेस नर्चर। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर जो टर्म्स है, ये फ्रेज है, इसका भी अगर कहती कहिए तो शुरुआत जो करने वाले हैं इसके बारे में, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं उसमें फ्रांसिस गार्टन है। तो ये जो इनकी थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी हुई है, यूजेनिक्स बोलते हैं इसको, और एट द सेम टाइम मोस्ट कंट्रोवर्शियल थ्योरी भी हुई है। इस पर बहुत सारे लोगों ने आक्षेप भी लगाया, इस पर बहुत सारे विवाद भी हुए, इनके ऊपर बहुत सारा दोषारोपण भी किया गया, मगर बहुत फेमस थ्योरी भी ये मानी जाती है। ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन की किताब आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना, गार्टन के कजन थे वो, डार्विन ने किताब लिखा था, और ये किताब पढ़ने के बाद गार्टन को बहुत सारी चीज़ों को समझने का उन्हें मौका मिला, और जो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी ये इनके दिमाग में एकदम से एक इंस्टिगेट किया इनको कि इस चीज़ में बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है ना, जो क्या चीज पे इवोल्यूशनरी, सर? सॉरी सर, आवाज वो ठीक से नहीं आ रही। हाँ, जो डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी थी, तो इस थ्योरी, डार्विन। हाँ, डार्विन के कजन थे, तो उन्होंने जब इस थ्योरी को पढ़ा, हाँ। इसके बारे में जानकारी लिया, तो उनको बहुत सारे चीज़ें के बारे में और भी समझने का, जानने का, मतलब कि इनको एक रीज़न मिला कि अगर और भी चीज़ों को हम इस थ्योरी ने उनको बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए इंस्टिगेट किया, प्रेरित किया। ठीक है ना। और फिर बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी पर उन्होंने आगे काम करना शुरू किया, और उन्होंने जो इनहेरिटेंस पे, हेरिडिटरी पे विशेष काम किया। हेरिडिटी होता है ना, हेरिडिटी, वंशानुगत जो हमारे लक्षण, आनुवंशिकता वाले जो हमारे आनुवंशिकता पर इन्होंने काम करना शुरू किया। ठीक है ना। थियोराइज ऑफ प्रोटीन फिजियोलॉजी, तो उन्होंने ये आनुवंशिकता पर काम करना शुरू किया, और उस पर बहुत सारे स्टडी, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। ठीक है ना। और उन्होंने यह पाया कि जो आनुवंशिकता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी रन करती है। ठीक है ना। तो जो भी लक्षण या गुण है वह व्यक्ति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के द्वारा ये जो गुण या लक्षण जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है ना। हम लोग आनुवंशिकता में चीज़ों को पढ़ते हैं, तो